जय हिंद साथियों। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ चुका हूं अपना दोस्तों होम गार्ड स्पेशल सीरीज। ठीक है, अब बूस्टर डोज। तो आज दोस्तों चौथा डोज है। ठीक है, तो आपको पता है कि हर एक डोज में दोस्तों हम 20 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ज़्यादा डोज लेना भी खतरनाक है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से और उसके संबंधित सारे प्रश्न हम मतलब कि बिछा के रख देते हैं। आप कहेंगे सर 20 क्वेश्चन, देखिए 20 क्वेश्चन नहीं, अगर आप एक क्लास लेते हैं तो एक ही क्लास में आपके लगभग 80 क्वेश्चन हो जाएंगे इन्हीं 20 क्वेश्चनों से मिलाकर बनाएंगे तो। ठीक है, तो दोस्तों आज चौथा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि जो पहली बार जुड़े दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए। देखिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, होम गार्ड परीक्षा बूस्टर डोज। ठीक है, और इसके अलावा करंट अफेयर कराया है। ठीक है, और दोस्तों संविधान कराया और होम गार्ड। देखिए होम गार्ड जो उसको भी आपको बैच चाहिए वो बैच ले सकता है दोस्तों जा करके। ठीक है, ये आप डेमो क्लास के रूप में इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा स्ट्रैटेजी के कराया, ये भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मेरे साथियों आपको बता दें कि हमारा होम गार्ड और यूपी पुलिस दोनों का बैच भी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना तो आपको दोस्तों बता दें कि हमने यूपी पुलिस का बैच निकाला था, उसमें हमने होम गार्ड का भी टॉपिक डाल दिया। यानी कि आप एक बैच लेते तो इसमें होम गार्ड और यूपी पुलिस दोनों का हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको पूरा का पूरा सामान्य ज्ञान मिलेगा और हिंदी मिलेगी। देखिए ये यूपी पुलिस का पूरा पूरा सामान्य ज्ञान हो जाएगा, पूरी हिंदी हो जाएगी। देखिए इसको हमने इस तरीके से बांटा है। ठीक है, इसमें हमने जीके में देखिए स्ट्रैटेजी के पढ़ाया, पूरा स्ट्रैटेजी के पूरे पूरे 224 टॉपिक कराए गए हैं। ठीक है, जिनमें टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिलेगी, कंबाइंड पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, करंट अफेयर में दोस्तों उत्तर प्रदेश का अलग, राष्ट्रीय अलग, अंतर्राष्ट्रीय अलग, चर्चित टॉपिक अलग। ठीक है, इसके अलावा संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल विज्ञान और होम गार्ड के स्पेशल टॉपिक भी डाल दें, क्योंकि आप सभी कहना था कि सर हमने होम गार्ड और यूपी पुलिस दोनों के डाले हैं। तो दोस्तों ये बैच आप ले सकते हैं, इसमें होम गार्ड यूपी पुलिस दोनों हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी भी आपको इसमें मिलेगी। इस बैच में हिंदी और जीके पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका कीमत है 299 रुपये, मगर अभी अगर आप जाते हैं दोस्तों तो ये आपको 221 रुपये में मात्र अभी मिल जाएगा। स्पेशल ऑफर प्राइस है, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, और जिनको केवल दोस्तों कंबाइंड पीडीएफ चाहिए होम गार्ड की तो ये दोस्तों ले सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों इतने सारे टॉपिक्स होंगे इस होम गार्ड के इस पीडीएफ बैच में। 150 रुपये, मगर दोस्तों अभी आपको ऑफर प्राइस में 121 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की, ले सकते हैं। देखिए जिनको बैच लेना हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करेंगे दोस्तों, जैसे ही डाउनलोड करेंगे पेड क्लासेस वाले कॉलम में जाइए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे जाएंगे दोस्तों तो आपको ये मिल जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी व जीके बैच। इसमें आप इसको लेने के बाद आप होम गार्ड और यूपी पुलिस दोनों हो जाएगा। ठीक है, केवल होम गार्ड चाहिए दोस्तों कि केवल होम गार्ड का डाला दोस्तों तो आप ये ले सकते हैं 199 रुपये वाला होम गार्ड बैच। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ई बुक्स वगैरह चाहिए तो ई बुक्स वाले कॉलम पे चले जाइए आप सभी, और यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों ये होम गार्ड का स्पेशल टॉपिक का पीडीएफ मात्र 121 रुपये में। इसे आप कंबाइंड करके निकलवा सकते हैं, कंबाइंड पीडीएफ मिलेगी इसमें। ठीक है, चलिए इसके अलावा करंट अफेयर मिल जाएगा, और ये दोस्तों आपके इन्फोर्समेंट कांस्टेबल जो वैकेंसी है उसके लिए, और लेखपाल के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, मतलब जो भी यूपी ट्रिपल एग्जाम है सबके लिए कंप्यूटर ई बुक काम आएगा। हिंदी की ई बुक्स हैं और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल एकदम अपडेटेड है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस के लिए स्ट्रैटेजी के 99 रुपीज़ में इतने सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ले सकते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी और संविधान के भी लिंक नीचे दिया हुआ है, जाइए परचेस करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों चलिए देखते हैं 61वां क्वेश्चन। 61वां क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बहुत बार पूछा गया। देखिए मंडी परिषद में पूछा गया था, एक्सरे में भी पूछा गया है, कई जगह है दोस्तों। लखनऊ में है। आप कहेंगे सर इसका भारत खंडे क्यों नाम नहीं है, भातखंडे नाम है, या क्या आप गलत बता रहे हैं दोस्तों। इसका नाम भातखंडे है। क्यों दोस्तों, आपको बता दें कि पंडित, समझिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा आप सब समझिएगा। देखिए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु दोस्तों लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव रखी गई थी। पहले इसका नाम क्या था जब 1926 में इसकी स्थापना हुई थी भातखंडे की, तो मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक नाम था। फिर दोस्तों 1960 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्व महाविद्यालय। ठीक है, फिर दोस्तों 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय दर्जा मिलता है और इसका नाम बदल करके भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत कब होती है, आपसे पूछ सकता है भातखंडे का पूर्व नाम क्या था जब इसकी स्थापना हुई थी, तो मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक है, इसमें दोस्तों आप देखिए इसमें जो ये जो विद्यालय है दोस्तों, इसमें आप शास्त्रीय संगीत के चारों, चाहे गायन के है ना, ताल वाद्य, स्वर वाद्य और नृत्य सभी की दोस्तों डिग्रियां प्राप्त कर सकते। जैसे हम MA BA की डिग्री लेते हो वैसे दोस्तों आप गायन शैली में ले सकते हैं।
नृत्य की विधा में यहाँ पढ़ के दोस्तों आप डिग्रियां ले सकते हैं। आपसे पूछेगा कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, तो आपके लखनऊ में। अगला है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो इज्जत नगर बरेली में। कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में। चलिए आगे देखते हैं कि सफेद धागा का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई चिकनकारी का संबंध किस जनपद से है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लखनऊ से है। देखिए मैं बताऊं दोस्तों, मैं लखनऊ गया था और लखनऊ में दोस्तों देख गया था, तो वहां पे दोस्तों चिकनकारी की कुर्तियां मिलती ना, तो दोस्तों इस तरफ दुकान थी, ठीक है, इस तरफ दुकान थी चिकनकारी कुर्ती की ना, और दोस्तों इस तरफ दुकान थी चिकन की, मतलब दोनों चिकन इकट्ठे मिल रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा चिकनकारी का होता है एक सफेद कपड़े से, मतलब सफेद धागे से कढ़ाई होती है कपड़ों पे, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है चिकनकारी। देखिए इनसे संबंधित और भी चीजें आपको बता दूं, ठीक है। चिकनकारी किससे संबंधित है, लखनऊ से, ठीक है। दुमपुख्त क्या होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भोजन को पकाने की विधि को हम दुमपुख्त कहते हैं। दस्तरखान क्या होता है दोस्तों, जब भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा, देखिए यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, उसको हम दस्तरखान कहते हैं। देखिए आपने गाना सुना होगा, दिल ने दस्तरखान बिछाया दावते इश्क, है ना, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन भी। ब्रैकेट क्या होता है दोस्तों, वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है जिसका प्रयोग महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस, दुपट्टे के रूप में किया जाता है। दोस्तों चिकनकारी लखनऊ का है, मैं बता चुका हूं। कलमकारी भी याद रखेंगे, कलमकारी दोस्तों साउथ का है, ठीक है। दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा कलमकारी का। सांझी का दोस्तों मथुरा की स्टैनली, है ना, मथुरा की कला है, ठीक है, जो कि कृष्ण जी की लीलाओं से संबंधित दोस्तों देखिए पेट में पूछे गए क्वेश्चन है, तो यहां से जो भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे से समझिएगा। चिकनकारी कहां संबंधित है, लखनऊ से, ठीक है। चलिए अगला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जनपद में स्थित दोस्तों, ललितपुर में। ललितपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है, क्या, एकमात्र ऐसा जिला है जहां दोस्तों यूरेनियम मिलता है। क्या मिलता है, यूरेनियम मिलता है। और ललितपुर दोस्तों एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश दोस्तों तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, एमपी यानी मध्य प्रदेश से घिरा हुआ तीनों तरफ से, ठीक है। तो ललितपुर में दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आपसे पूछ सकता है कि ये दोस्तों किस काल से संबंधित, तो दोस्तों देवगढ़ के दशावतार मंदिर का संबंध दोस्तों किस काल से है, गुप्त काल से। चलिए देख लेते हैं। तो गुप्तकालीन दोस्तों मंदिर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपसे पूछे कहाँ है, तो ललितपुर में है। किस शैली में बना है दोस्तों, पंचायत मंदिर वास्तुकला शैली में इसको बनाया गया है, ठीक है, पंचायतन, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आपको जूनियर स्टूडेंट पूछा गया है, ठीक है। किसको समर्पित है, विष्णु भगवान को, ठीक है। देखिए रेडियो ऑपरेटर, है ना, एफओ और जूनियर असिस्टेंट सब जगह पूछा गया। दूसरा दोस्तों भीतरगांव कानपुर में, दोस्तों भीतरगांव का मंदिर दोस्तों कानपुर में, ये टेराकोटा ईंटा से है। और भीतरी मंदिर दोस्तों ये गाजीपुर में है, ठीक है। ये तीनों दोस्तों गुप्तकालीन मंदिर है, मतलब गुप्त काल के मंदिर हैं, गुप्त काल के साक्ष्य हैं, ठीक है। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, देवगढ़ का दशावतार पूछा जाता है, कहाँ है, तो ललितपुर में है। किस शैली में है, तो पंचायतन मंदिर शैली में वास्तुकला शैली बनी है। और किसको समर्पित है, विष्णु भगवान को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ठीक है, मतलब किसको 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया दोस्तों, तो रामलीला को, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा भी गया अभी लेटेस्ट एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डाला क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। आपको बता दें कि रामलीला क्या है, तो उत्तर प्रदेश में रामलीला लोक नाटक तथा रासलीला लोक नृत्य शैली है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको याद रखना कि रामलीला को 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त विरासत, सांस्कृतिक विरासत धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए अगला, भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा, तो भारतनाट्यम, ठीक है। सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा, भारतनाट्यम। कितने दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, 8। तो बता देते हैं आपको, भारतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का सबसे प्राचीन नृत्य है। फिर मोहिनीअट्टम केरल का है, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का। देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का, मतलब उत्तर प्रदेश का एकमात्र कथक, बहुत बार पूछा गया है। उड़ीसी, ठीक है। मणिपुर का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश दोस्तों, और कथकली केरल, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है। और सत्रिया दोस्तों असम का सबसे नवीनतम है दोस्तों, इसके फाउंडर कौन है, श्रीमंता शंकर देव जी हैं। अब देखिए आपको याद रखना यहाँ पे कि केरल के दोस्तों 2 शास्त्रीय नृत्य है, केरल राज्य के एकमात्र केरल राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य है, केरल का कथकली भी है और मोहिनीअट्टम भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता दोस्तों, तो किसी भी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता, जिलाधिकारी, ठीक है। जिलाधिकारी दोस्तों भू राजस्व
प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। दोस्तों आपको बता दें जिलाधिकारी के बारे में बात करें तो जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर या जिलाधिकारी दोनों एक ही होते हैं। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है। जिला का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिलाधिकारी यानी डीएम बोलते हैं। जब वो दोस्तों राजस्व की बात करते हैं इसको हम कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे जिला स्तर पर पदेन जिला पंजीयक जिला कलेक्टर होता है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। और सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी भी जिला कलेक्टर होता है। आपको बता दें कि जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में जिला कलेक्टर सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा, ठीक। और आपको बता दें जिला स्तर पर राजस्व एकत्र करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी भी जिला अधिकारी होता है। और दोस्तों ये जिले का पहला नागरिक भी होता है, ठीक है। तो जिला अधिकारी से दोस्तों जो भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने करा दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग किस मंत्रालय द्वारा जारी करते हैं। मतलब पुलिस की दोस्तों जो वार्षिक रैंकिंग होती है ना, कौन सा स्टेशन सबसे अच्छा रहा तो वो कौन जारी करता है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी करता है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा भी गया है, ठीक है। आपको यहीं पे बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग दोस्तों हर एंथम सॉन्ग चट्टानों की जिद पिघला दी किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो रितेश रजवाड़ा द्वारा लिखा गया है तथा कुंवर अंशित द्वारा गाया गया है। आप बता दें उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का आदर्श वाक्य क्या है, हम बचाने के लिए सेवारत हैं, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों कि पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग गृह मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है और भारत में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग 2015 से जारी होना शुरू किया गया। देखिए यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। चलिए अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष। 3 वर्ष या 70 वर्ष का मतलब क्या हुआ सर, तो मैं आपको बता दूं, मान लिया मेरे दोस्तों कि कोई व्यक्ति 68 साल का है, ठीक है, वो बन गया अध्यक्ष, तो वो दोस्तों 3 साल थोड़ी बन पाएगा क्योंकि 70 का वो पहले हो जाएगा, जो पहले हो जाए यानी 2 ही साल वो रह पाएगा। अगर मान लिया कोई व्यक्ति 65 का है तो 70 साल तक थोड़ी रहेगा, वो केवल 3 साल तक यानी 68 तक रहेगा, यानी कि 3 वर्ष या 70 साल जो पहले हो जाए, ठीक है। आपको बता दें तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 70 साल, ठीक है। आपको बता दें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय कमेटी की जाती है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। मगर दोस्तों 6 सदस्यीय कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, उनके द्वारा किया था। उसमें कौन कौन होते हैं तो आपको बता दें, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति है ना, यानी कि उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होते हैं तथा राष्ट्रपति इसी समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। इनके कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, 3 या 70 वर्ष। अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है यानी दोबारा भी बन सकते हैं, ठीक है। उन्हें समय से पूर्व हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच पर उन पर दुराचार या असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाए, तभी उनके पद से अध्यक्ष या फिर सदस्यों को हटाया जा सकता है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको हम CRPF बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल इंग्लिश में, ठीक है। शॉर्ट में CRPF, इंग्लिश में फुल फॉर्म का होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हिंदी में बोलते हैं। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा और राष्ट्र प्रथम। आपको बता दें कि ये दोस्तों बहुत पहले से था, क्या ये क्राउन पुलिस प्रतिनिधित्व के रूप में, पहले इसका नाम क्या था दोस्तों, शुरुआत में जब देश आजाद नहीं हुआ था, क्राउन पुलिस प्रतिनिधि। तो दोस्तों यह क्राउन पुलिस प्रतिनिधि के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया तथा स्वतंत्रता के पश्चात 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर CRPF कर दिया गया, ठीक है। यह राज्य पुलिस की सहायता के लिए होता है और आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। आपको बता दें कि कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है जिसका अर्थ कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्ट एक्शन है।
है। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2008 को हुई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? युद्ध में वीरों की जीत। ये गोरिल्ला युद्ध के निपुण होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ से। रेड कॉरिडोर क्या होता है, जिसको हम लाल गलियारा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये किससे संबंधित होता है? नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, जहां पे दोस्तों नक्सलियों का आक्रमण ज्यादा होता है, नक्सलियों का आतंक ज्यादा होता है, उसे रेड गलियारा कहते हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि देश लगभग दोस्तों नक्सल मुक्त हो चुका है मार्च, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहीं पे दोस्तों याद रखेंगे LWE क्या होते हैं? वामपंथी उग्रवाद, यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो भारत में एक आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया। आपको बता दें कि नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में ब्लैक पैंथर का गठन किया गया था, ठीक है, और दोस्तों ग्रे हाउंड्स का गठन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, ठीक है। ग्रीन हंट क्या होता है? नक्सलवाद के विरोध में अभियान ग्रीन हंट कहलाता था, ठीक है, और रेड कॉरिडोर के बारे में बता दिया हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर क्या है? श्रीमा शास्त्री समझौता संबंध किन दो देशों के बीच हुआ? श्रीमा शास्त्री समझौता है दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच है क्या? तो आपको बता दें श्रीमा समझौता, इसको श्रीमाओ शास्त्री समझौता भी कहते हैं, जिसे इंडो सिलोन समझौता और भंडार नाइके शास्त्री समझौता भी कहते हैं। यह समझौता था जिस पर 30 अक्टूबर 1964 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमाओ, इसीलिए इनमें श्रीमा कहा गया, ठीक, भंडार नाइके, ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इसीलिए श्रीमा से श्रीमाओ और शास्त्री से शास्त्री जी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो याद रखेंगे भारत और श्रीलंका के मध्य सीमा पाक की खाड़ी। आपसे ये बहुत पूछता है पाक की खाड़ी किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच, क्योंकि पाक से लोग पाकिस्तान एज्यूम करते हैं, ठीक है। पंबन द्वीप, रामेश्वरम, आदम का ब्रिज और मन्नार की खाड़ी, ये इसके क्या है? सीमा मध्य बनाते हैं, ठीक है। नोट करके एक चीज और लिख लेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जोड़ने के लिए भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन 2.05 किलोमीटर लंबा बनाया गया दोस्तों। ये अपने आप उठ जाता है फिर बैठ जाता है, ठीक है। चलिए अगला है दक्षेस संगठन का मुख्यालय किस देश में? दक्षेस, आप कहेंगे सर दक्षेस क्या है? दोस्तों ये सार्क का हिंदी नाम है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेपाल काठमांडू में। दक्षेस का फुल फॉर्म क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस बोलते हैं हिंदी में, और इसी को सार्क बोलते हैं। सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछे गए दोस्तों। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। 8 देश कौन कौन से देश याद रखेंगे दोस्तों? बहुत पूछे आते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और दोस्तों श्रीलंका। देखिए अपने पड़ोसी देशों में कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है और मालदीव जोड़ दिया गया, ठीक है, याद रख लेंगे। इसके दोस्तों महासचिव कौन थे? प्रथम तो अब्दुल एहसान, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, सार्क के प्रथम व एकमात्र भारतीय महासचिव शीलकांत शर्मा जी थे, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन है? देवेही, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1957 में की गई। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा वहां के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया था दोस्तों, और 31 अगस्त को प्रतिवर्ष दोस्तों फिलीपींस की राजधानी मनीला में वितरित किया था दोस्तों। इसे एशिया का नोबेल कहते हैं, 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों किसको मिला था? विनोबा भावे को 1958 में भूदान आंदोलन के लिए पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। फिर दोस्तों चिंतामन देशमुख को मिला है, मदर टेरेसा को मिल चुका है, वर्गीज कुरियन दोस्तों आपको पता है ऑपरेशन फ्लड के लिए, जयप्रकाश नारायण, सत्यजीत रे, स्वामी नाथन दोस्तों जिनको हम क्या बोलते हैं? हरित क्रांति के जनक, है ना। MS सुब्बुलक्ष्मी जी को मिल चुका है, अरुण शौरी को, पंडित रविशंकर को, किरण बेदी, अरुणा राय को, अरविंद केजरीवाल को भी मिला है दोस्तों, भारत वटमानी, सोनम वांगचुक को, रवीश कुमार को, डॉक्टर रवि कन्नर R को मिला है 2023 में दोस्तों, ठीक है, इनको मिल चुका है। देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना 2025 वाला, ठीक है। भारत की गैर लाभकारी संस्था एजुकेट गर्ल को भी दोस्तों ये पुरस्कार मिला है, और यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संस्था बन गई। देखिए अब ये रेडियो ऑपरेटर के 2025 में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की मुद्रा क्या? जलांटी है, ठीक है, जलांटी। और पोलैंड की राजधानी क्या? वार्सा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ राजधानी कुछ मुद्रा हमने लिख दिया, जैसे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और मुद्रा क्या है? रिंगीत, है ना। चलिए माली की
राजधानी बामाको फ्रैंक मुद्रा हो जाएगी। मिस्र की काहिरा राजधानी और पाउंड मुद्रा हो जाएगा। सऊदी अरब की रियाद राजधानी और रियाल इनकी मुद्रा है ना। कोस्टारिका के दोस्तों जॉन्सोक राजधानी हो जाएगी और कोलोन इनकी मुद्रा हो जाएगी। ठीक है। हंगरी की बुडापेस्ट राजधानी और फोरिन दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ मुद्रा हो जाएगी। थाईलैंड की बैंकॉक राजधानी बहत यहाँ की मुद्रा याद रखिएगा बहत। ठीक है। वियतनाम की हनोई राजधानी और दोंग यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है। चलिए अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 12 जनवरी को। किसके, अब कहेंगे सर किसकी याद में दोस्तों, ये जयंती होती है स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है। 12 जनवरी को। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 अगस्त को। और हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाते हैं। अगला है एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों, WC रोजेंटन है ना, रोंटजन द्वारा। वही तड़ी चालक की खोज बोलते बेंजामिन फ्रैंकलिन दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रडार की वाटसन वाट, और एक्सरे की बता चुके हैं। लिफ्ट की दोस्तों एलिसा ओटिस। छपाई कला दोस्तों गुटेनबर्ग, और रिवॉल्वर की सैमुअल कोल्ट। चलिए वही दोस्तों देखते हैं पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा। क्या, विष्णु शर्मा क्या है, पंचतंत्र के लेखक। वही दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना क्या कहलाता है दोस्तों, हैशटैग। ठीक है। जैसे कहते हैं ना हैशटैग चला दो, हैशटैग लगाते हैं ट्रेंडिंग, हैशटैग शॉर्ट, है ना। तो ये दोस्तों एक सर्च करने का तरीका होता है। ठीक है। रिट्वीट क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी पूर्व ट्वीट को पुनः ट्वीट करना रिट्वीट करता है। फ्लिट्स क्या होता है, एक अस्थायी पोस्ट होता है जो 24 घंटे बाद स्वतः गायब हो जाता है, जिससे उपयोगकर्ता नियमित ट्वीट्स की स्वामित्व के बिना अपने क्षणों को साझा करते हैं। ठीक है। याद रखे गए। क्वेश्चन पूछा गया, हैशटैग बता चुके हैं दोस्तों, यूनिवर्सिटी में पूछा गया। ट्रेंडिंग क्या होता है, कोई विषय जो एक समय अंतराल में बहुचर्चित हो जाए उसको ट्रेंडिंग कहते हैं, है ना। ट्विटर लाइव क्या होता है दोस्तों, ट्विटर पर लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, यानी लाइव आ जाना। ठीक है। चलिए अगला है भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितने स्थानों पर किया जाता है दोस्तों, कितने स्थानों पर, 4 स्थानों पर। कहाँ कहाँ, तो पहला दोस्तों प्रयागराज। ठीक है। दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन। तो प्रयागराज में कहाँ, तो संगम पर। ठीक है। गंगा यमुना के संगम पर। हरिद्वार में कहाँ दोस्तों, उत्तराखंड में गंगा नदी पर। ठीक है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी पर। और दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी किनारे, और मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे। ठीक है। याद रखेंगे। और दोस्तों कुंभ मेला 12 सालों में लगता है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और याद रखेंगे 2007 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर विरासत में शामिल किया गया कुंभ मेला को। ठीक है। और याद रखेंगे कि प्रयागराज में कुंभ मेला यमुना गंगा, देखिए गंगा यमुना और सरस्वती की पौराणिक नदियों का संगम में लगता है दोस्तों। क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब देखिए कुंभ मेला कैसे लगता है, इसकी समय कैसे निकालते हैं, तो आपको बता दूं महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया जाता है। याद रखेंगे महाकुंभ 2025 का आयोजन दोस्तों 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला था, 2025 तक चला था दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। चलिए आई होप साथियों आपको अच्छा लगा हो। देखिए अच्छा लगे तो एक कमेंट प्यारा सा जरूर छोड़ जाएगा, कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं दोस्तों, आपके लिए हम सीरीज लाते रहेंगे दोस्तों। 2026 का करंट अफेयर आपको चाहिए तो ले सकते हो दोस्तों। जैसे जैसे महीना बीतेगा वैसे वैसे इसमें करंट अफेयर आपको डाल दिए जाएंगे। ठीक है। अभी जनवरी फरवरी का दोस्तों मार्च का भी डाला जाएगा कुछ दिन में। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ले सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके। और दोस्तों ये आपकी स्पेशल PDF है होमगार्ड के लिए 124 रुपये में, 121 रुपये की दोस्तों अभी आपको मिल जाएगी। तो जा करके ले सकते हैं। ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए दोस्तों। जो भी चाहिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए थैंक यू। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू।